बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सिचुएशन जो जा रही है जी पाकिस्तान की, मैं पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। पिंडी वाले कहते हैं जनाब कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में आए, और जितने इन्वेस्टर आएंगे पाकिस्तान में, स्पेशली अभी रिसेंटली जनाब जनाब टर्की से जो डेलीगेशन आए जो कि यहाँ पे करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रादर, और उन्होंने अपना कंसेंट भी शो किया है, कुछ MOUs साइन हुए और उसके साथ साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। सो ऑब्वियसली आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि MOUs तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि वाकई ही डिसीजन ले चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। सो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि जनाब इन्वेस्टमेंट कब लेके वो आते हैं और कब अपना काम शुरू कर देते हैं जिन लोगों ने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, और उनके बारे में भी हम तवक्को रखते हैं जनाब कि जिन लोगों ने MOUs साइन किए हैं वो भी एग्रीमेंट्स में तब्दील हो जाए। नाउ अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि जनाब यहाँ पे एक सिचुएशन बनी रहती है, और रोज़ाना ही यहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पे जनाब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी स्लिपरी फील्ड है, और यहाँ पे कोई हतमी चीज़ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कोशिशें हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब यहाँ पे इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुए हैं, और जिन लोगों को कंसर्न है फॉर्म 45, 47 जो इश्यूज रेज होते रहे हैं, या PTI को कंसर्न्स हैं कि जनाब उनके लोग जो हैं उनको रिहा नहीं किया जा रहा, या इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा, और उनको जनाब बीच में शामिल नहीं किया जा रहा कि वो मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात से मुराद ये है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात इमरान खान या PTI चाहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ पिंडी वालों से हो। पिंडी वाले एज सच अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और सो मच सो कि अगर कोई इनफॉर्मली पूछा भी जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जनाब आप के पास ख़त आया है या नहीं आया इमरान खान का, तो वो कहते हैं जनाब अगर ख़त आया भी तो मैं पढ़े बगैर जनाब प्राइम मिनिस्टर को भेज दूँगा। सो अगर वो प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे ख़त, और तो इसका मतलब तो ये है कि पिंडी वाले की तरफों ना ही समझ जाए फ़िलहाल। क्या ये हतमी ना है, या इसके बाद भी कोई ना कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है हमेशा खुली रखनी चाहिए, चाहे पॉलिटिशियंस हो या चाहे जो भी हो, उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रखते हैं खुली, और होती है खुली, और बातचीत के अलावा कोई मेरे ख्याल में यहाँ पे हल है नहीं। स्ट्रीट पावर जो है अगर शो करने की कोशिश की गई, होती रही, ठीक है, उसमें PTI के जनाब यहाँ पे सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, बाहर निकलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन वो किसी हद तक जनाब नाला थे यहाँ पे PTI की जनाब जो क़यादत थी उनसे, और क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे रेस किए जाते थे उस क़यादत के बारे में। लेकिन अब जो क़यादत PTI वाले लेके आ रहे हैं सामने, वो समझा ये जाता है कि उनको एग्रेसिव सियासतदान है, और वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इसी तरह अपॉइंटमेंट्स होती रही जो PTI के अंदर हो रही हैं, तो आइंदा आने वाली स्ट्रेटजी PTI की क्या हो सकती है। ऑन द अदर एंड अगर हम देखें हुकूमत की तरफ से, तो वो कहते हैं जनाब कैसी 5 साल किधरे भी नहीं जा रहे, असेंबलीज भी अपना टेन्योर पूरा करेंगी, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी कहते हैं जनाब कि वज़ीर आज़म भी अपना टाइम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले एक 17 पॉइंट का एजेंडा था जिस पे जनाब उन्होंने मुतफिक हो के हुकूमत बनाई थी। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जनाब कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही, और 17 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे जिस पे इत्तेफाक किया था, जिसके बाद हुकूमत कायम हुई थी ये वाली, उस पे जनाब एज सच कोई बातचीत चल नहीं रही, और हमारे से कंसल्ट नहीं किया जाता। उनके अपने कंसर्न्स हैं, और वो कंसर्न्स रेज करते रहते हैं व्हेन इट कम्स टू पंजाब, कि वहाँ पे उनकी जनाब बिल्कुल बात नहीं सुनी जाती। और एक 17 पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी था कि जनाब यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में कराए जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, वो भी नहीं हुए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम। क्या वाकई ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और 5 साल जनाब यहाँ पे वज़ीर आज़म रहेंगे, 1, और क्या असम्बलीज़ भी 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, दैट इज़ येट टू बी सीन। इजाज़ुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इजाज़ुल हक साहब मेरे ख्याल में हमें रियलिटी चेक देते आए हैं, रियलिटी चेक देंगे, और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या ऐसा होगा जी कि नहीं, कि
हम फिर किसी ना किसी चक्कर में पड़े रहेंगे। इजाजुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। इजाजुल हक साहब, क्या वाकई कोई रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है और वज़ीर आज़म के आज़म, हमने देखा है बड़े बड़े वज़ीर आज़म आए लेकिन वो अपना टेन्योर जो होता है वो एज सच पूरा नहीं कर पाते, या कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिच आ जाती। कॉन्स्टिट्यूशनल हिच से मुराद मेरी ये है, उसको नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा, जैसे पीटीआई वालों के साथ हुआ, इमरान खान के साथ हुआ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। सो इसी तरह और भी कई वज़ीर आज़म आए, उन्होंने अपने टेन्योर पूरे नहीं किए। क्या शहबाज शरीफ साहब आपको अपना टेन्योर पूरा करते हुए नज़र आते हैं, या आपको ये नज़र आता है कि असेंबलियाँ जो हैं अपना टेन्योर पूरा करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका जो सवाल है ये बहुत ही अहम भी है और इट्स लाइक अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि टेन्योर पूरा होगा कि नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुकूमत को ख़तरा होता है ऑपोजिशन से, और ऑपोजिशन ही जो है जब एग्रेसिव होती है, या अगर माजी को सामने रखा जाए, यानी अगर आप 1988 ऑनवर्ड्स देख लें तो दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक ये कि ऑपोजिशन पहले तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोशिश करती है, फिर वो साजिश करती है। साजिश इन द सेंस कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती है और फिर हुकूमत को ख़त्म होना पड़ता है। ये आप 93, 96 और फिर 99 से आगे आप देख सकते हैं। फिर एक 2002 से 2008 तक हुकूमत चली, लेकिन वज़ीर आज़म चेंज हो गए, और उसके बाद 5-5 साल जो है वो असम्बलियाँ कम अज़ कम पूरा करती रहीं। अब मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन के पास मुतअद्दिद अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, यानी 3 को तो मैं निशानदेही कर सकता हूँ कि जबकि वो एक चेक लगा सकते थे हुकूमत को, स्टार्टिंग राइट फ्राम द फर्स्ट लॉन्ग मार्च फ्राम पेशावर, जब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनको मौका दिया था कि अगर आप थोड़ा सा अपनी लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कर दें, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन पाकिस्तान इकोनॉमिकली वाज इन अ क्रंच। तो वो चाहते थे कि IMF से मुज़ाकरात पूरे हो जाएं और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और फिर इलेक्शन करवा दिए जाएं, लेकिन इन्होंने बजाय उनकी बात सुनने के, इन्होंने समझा कि हम एग्रेसिवली और लॉन्ग मार्च करके शायद कोई इनकलाब ले आएंगे या फतह कर लेंगे इस्लामाबाद को, और उसका नतीजा कोई इतना ख़ास निकला नहीं। और फिर ये जो अभी 24 अक्टूबर को हुआ, अगर बीच वाली हम चीज़ें छोड़ दें तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब ऑफ़र भी आई, बातचीत भी हुई इन द बैकग्राउंड, और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को भी मानने के बाद फिर मतलब उसको रद्द कर दिया और वो भी चली गई। फिर अभी आपने देखा कि अब हुकूमत पे दिन ब दिन प्रेशर कम होता जा रहा है। प्रेशर इन द सेंस कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू मोबिलाइज द पीपल लाइक दे यूज्ड टू बिफोर। एक अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो है गवर्नमेंट उसकी KPK की, और वहाँ भी वो अभी जो नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी एक इत्तेहाद इनका आपस में नहीं है, मुत्तहद नहीं है, क्यों 2-2 ग्रुप बने हुए हैं, और आपको पता है कि गंडापुर को सदारत से हटा दिया गया वगैरह वगैरह। तो ये भी अपॉर्चुनिटी अगर इन्होंने माजी की तरह नेशनल असम्बली को तोड़कर या फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ को तोड़कर ज़ाया की, ये भी ना हो कि इनकी KPK की हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो फिर आपकी बात जो है वो सही निकल आएगी कि क्या हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है, देखें आप इनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, कि अब क्योंकि ये 8 फरवरी को वो नहीं कर सके जो ये करना चाह रहे थे, कि बिल्कुल खामोशी थी पूरे पंजाब में, सिंध में कहीं कुछ नज़र नहीं आया सिवाय एक जलसे के, तो अब ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेन फिगर जो है वो मौलाना फजल रहमान है। विल दे बी एबल टू ल्योर मौलाना फजल रहमान और नॉट, ये तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इनके राब्ते हैं, और बहुत सी ऐसी भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके साथ इनके राब्ते हैं जो कि हुकूमत के ज़्यादा करीब होती थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद तो हुकूमत ने राब्ते नहीं रखा। तो मौजूदा हुकूमत का मैं ये कह दूं आपको राना साहब कि अगर ये गिरेगी तो ये अपने बाहर से गिरेगी। अच्छा। कि और उसमें कहा यह जाएगा कि ये अपने इत्तेहादियों को
साथ लेकर नहीं चल सके। जो आपने जिक्र किया 17 पॉइंट एजेंडा था जिस पे बातचीत हुई, और अब पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज है। और एट टाइम्स मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का एक मौकफ भी होने लग गया असेंबली में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कोरम इज नॉट देयर, व्हेन द मिनिस्टर्स आर नॉट देयर, व्हेन द आंसर्स आर नॉट गिवन प्रॉपर्ली, वगैरह वगैरह जो है। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि बेसिकली आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई एज सच थ्रेट नहीं है अपोजिशन से, और क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रीट पावर की बात की जाए तो स्ट्रीट पावर जो है पीटीआई वाले एज सच शो नहीं कर सके। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग कि इतनी स्ट्रीट पावर नहीं शो कर सके कि हुकूमत को कोई ख़तरा महसूस हो। देन यू आर सेइंग कि पीटीआई ने जो मोबिलाइजेशन की होती थी या करते थे वो एज सच कोई ऐसी रिपल्स या वेव्स क्रिएट नहीं कर सक रही जिससे कोई हुकूमत के जनाब हम डगमगा जाएंगे, वो भी नहीं है। केपीके की एक हुकूमत है जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं, इंटरनल उनके जो अपने डिफरेंसेस हैं पीटीआई के वो सामने आ रहे हैं, इसलिए वो भी एज सच हुकूमत के लिए थ्रेट नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अगर इनके साथ मिल जाते हैं तो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अदर देन दैट हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, उनके लिए एक स्मूथ सेलिंग है। कुछ अरसे से, कुछ माह से, कुछ महीनों से ठीक है पीटीआई वाले राब्ते कर रहे हैं छोटी जमातों को साथ लेके चलने के लिए, उसमें जीडीए भी है, उसमें और बड़ी जमातें हैं जिनको उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक एज ऑफ नाउ वो साथ नहीं हैं। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं वो सवाल आपके सामने रखूँगा, डू यू सी मौलाना साहब joining hands with like PTI, क्योंकि मौलाना साहब if he joins hands with PTI तो then it's going to make a difference. Other than that तो वो जो आप बात कह रहे हैं कि it's a smooth sailing for the government, और अगर हुकूमत गिरी भी तो अपने इत्तेहादियों की वजह से ही गिरेगी। देखें, मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और ही नोज़ पॉलिटिक्स बेटर दैन एनीबडी एल्स मौजूदा सूरत हाल में जो नज़र आ रहा है। तो अगर पीटीआई मौलाना फजल रहमान को इस बात पे सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि उनका मैदान एक ही है और केपीके, तो अगर वो उनको सेटिस्फाई कर दे, कोई अकोमोडेशन की एग्रीमेंट हो जाए, कुछ सीट एडजस्टमेंट हो जाए मौलाना साहब की मर्ज़ी के मुताबिक, तो फिर मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब बातचीत करेंगे। अदरवाइज़ तो इतने इख्तलाफात के बाद किसी एक पॉइंट एजेंडे पे, और वो भी इकट्ठे होंगे पीटीआई के साथ जो दूसरी जमातें हैं उस अलायंस में होंगी, अगर वो कन्विंस कर दें मौलाना फजल रहमान साहब को कि आएँ हम मिलकर जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद करते, मतलब एक मुहिम चलाते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने देखे ना, बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनके साथ हुकूमत ये तो अपने एलाइज को नहीं अभी संभाल सक रहे। बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो आपने नाम भी ले लिया, जीडीए फॉर एग्जांपल, जीडीए इलेक्शन के पहले वर ऑन द सेम पेज विद द गवर्नमेंट, टुडेज पीपल वर सिटिंग इनसाइड, लेकिन क्योंकि वो कामयाब नहीं हुए थे, इन्फ्लुएंस उनका है सिंध के अंदर इंटीरियर में, लेकिन हुकूमत ने उनके साथ हाथ मिलाना ही छोड़ दिया, बातचीत करनी छोड़ दी। तो हमारे बहुत से लोगों के उनके साथ राब्ते हैं और हमें ये भी मतलब पता लगा था कि वो ये लोग जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने फिर कहा था भाई ये लोग आ रहे हैं मिलने के लिए तो हम मतलब क्या करें, अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई आप क्या करें, वो लाजमी बात है वही करेंगे जो उनके लिए बेहतर है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। देखिए ना, इनके दो काम है जो अहम है बिसाइड्स द लाइक डिलीवरिंग टू द पीपल, के कम से कम पार्लियामेंट को सही चलाएं, गवर्नेंस को सही करें, और कम से कम अपने एलाइड पार्टीज को, क्योंकि ये वो पोजीशन नहीं है इनकी जो कि कंफर्टेबल हो, ये इनकी बहुत ही मतलब एक वनरेबल सिचुएशन में हुकूमत कर रहे हैं कि अगर एक भी बड़ा एलाई जो है अलग हो जाए, पीपल्स पार्टी या पीटीआई, एमक्यूएम, तो मामलात इनके बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो देखें, जो सपोर्ट इनको मिल रही है और मिलनी चाहिए भी, क्योंकि हुकूमत और बाकी इदारे एक पेज पे होते हैं, लेकिन वो भी सपोर्ट इनको उस वक्त तक मिलेगी जब तक वो देखेंगे यार कि ये हमारे सहारे के बगैर भी कुछ डिलीवर कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस सारी सिचुएशन पे गौर करें। और मैंने जो अभी तक देखा है वो ये कि इनका पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल डिस्कशंस, पॉलिटिकल मैनूवरिंग
और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मुझे नज़र नहीं आ रही इनकी अभी। इजाज साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। वेलकम बैक जी। एक ब्रेक पे जाने से पहले इजाजुल हक साहब से हम बात कर रहे थे। अच्छा इजाज साहब, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ आज की सिचुएशन का उस सिचुएशन के साथ जब पीटीआई के कुछ लोग जो थे, कुछ मेंबरान जो थे, कुछ मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, वो छोड़ के चले गए थे और जनाब उन्होंने कहा था जनाब कि हम पीटीआई का साथ नहीं दे रहे क्योंकि उनकी मुलाकातें नहीं होती। तो उनका गिला था, उनका शिकवा था कि जनाब हमसे मुलाकात नहीं होती या हमें टाइम नहीं दिया जाता पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से। तो वो अलग हो गए थे। एक रीज़न तो वो ये बताते हैं और उसके साथ और बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन देन अगेन एक रीज़न जो अपरेंटली सामने आता था वो ये आता था। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि अभी वो सिचुएशन इस हुकूमत के साथ कोई आपको बनती हुई नज़र आती है? क्योंकि देखें अब रियलिटी चेक तो ये है कि जब अगर समझा जाएगा कि जनाब ये हुकूमत जो है ऑन इट्स ओन नहीं चल रही, जिसकी निशानदेही आप भी कर रहे हैं कि वो भी देखेंगे पिंडी वाले भी कि ऑन देयर ओन भी चल सकते हैं या नहीं चल सकते, तो वो अगर ये सिचुएशन आपको बनती हुई नज़र आती है कि वो इस साइड पे इस तरफ देखना शुरू कर दे कि क्या हुकूमत ऑन इट्स ओन भी चल सकती है? क्या ये सिचुएशन बनती हुई शेप अप होती हुई नज़र आती है आपको? इस वक्त तक वो हुकूमत का साथ इसलिए दे रहे हैं कि हुकूमत को सपोर्ट है हर तरफ से। तो ये अगर कहीं गड़बड़ होगी तो फिर आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस पे इनको मतलब थोड़ा सा वो तवज्जो देनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि इनको मालूम भी होगा कि किस तरह से इन्होंने आगे चलना है। ये सारी चीज़ें आपको कितनी सीरियस नज़र आती हैं? ये इज़ दिस लाइक अ इंडिकेशन कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम एंड पीपल्स पार्टी कैन लाइक प्ले द फाइनल रोल इन लाइक showing them the door, showing the government the door? देखिए वो पीपल्स पार्टी भी जो है ना वो मतलब ना मुकम्मल तौर पे छुपते हैं ना मुकम्मल तौर पर सामने आते हैं। अच्छा, अगर आप हुकूमत के साथ हैं, मतलब कि आज अगर आप तजिया लें, आप जाके अवाम से पूछें, तो एक बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा यार कि ये एक हुकूमत नहीं है, यानी ये पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग नहीं है। हाँ। कोई भी नहीं आपको ये कहेगा। हर कोई ये कहेगा कि आप हुकूमत के साथ हैं। फिर आप हुकूमत के भी साथ हैं, आप वजारतें भी नहीं लेना चाह रहे, आप हुकूमत के साथ पूरी तरह से सपोर्ट भी नहीं देना चाह रहे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स के साथ तो फिर पॉलिटिक्स के अंदर आगे चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर उनको उम्मीद होगी और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि शायद अगर ये नून लीग जो है कामयाब ना हुई और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो शायद हमें उठा के ले आएंगे, क्योंकि पीटीआई तो इस वक्त चांस नहीं नज़र आ रहा उनका। तो ये बड़ी गलत फहमी होगी इनकी, क्योंकि अगर एक दफ़ा हुकूमत गिरी तो फिर इस असम्बली के अंदर से दूसरी हुकूमत नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि बनेगी। हाँ, अगर ऐसा कहीं हो जाए कि पीटीआई और पीपल पार्टी मिल जाए तो फिर वो और बात है, लेकिन जिसके इम्कानात बहुत कम है। अच्छा, आप ये मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कि अगर पीपल्स पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जनाब नून लीग वालों को हटा के या नून लीग की हुकूमत हटा के पीपल्स पार्टी का चांस बन जाएगा, तो आप उसको बिल्कुल कह रहे हैं, आउटराइटली कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ये इस असेंबली से नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ और ये सोच गलत है, ये गलत फहमी है। हाँ, अलबत्ता किसी अल्फी के साथ या गोंद के साथ जिस तरह भी इनको जोड़ा हुआ है उसी तरह जोड़ के रखा जाए और मतलब तो फिर मुझे नहीं पता। सो एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी बिटवीन द अलाइज। गवर्नमेंट के हर चीज़ सही नहीं है, अच्छी नहीं है अलाइज के साथ, ये कह रहे हैं आप इन सो मेनी वर्ड्स, बल्कि आप तो खुल के कह रहे हैं। हाँ, मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ जी, और ये हकायक भी हैं, मतलब इसमें कोई इजहार ना करे तो उसकी और बात है। ठीक है, इसीलिए आपको कहा था कि आप रियलिटी चेक दे सकते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ दी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स कुछ पॉजिटिव आने शुरू हुए व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। डू यू सी एनी बिग ब्रेक थ्रू कोई आपको मिलता हुआ नज़र आता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी इन द डेज टू कम? कोई शॉर्ट अनकरीब कोई आपको ऐसा कोई चीज़ नज़र आती है होते हुए? देखिए, पाकिस्तान में हकीकत ये है कि पोटेंशियल
बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी गवर्नेंस के जो मसाइल हैं ना, और जो हमारे जैसे कि एक कंपनी बाहर से आ रही है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, 32 NOC उसको लेने पड़ते हैं। जी हाँ। यानी जब आपने SIFC बना दी थी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बड़ा उनकी तारीफ करता हूँ हमेशा, तो इट शुड हैव बीन अ वन विंडो ऑपरेशन। अच्छा। कि बाहर से आया, मैं खाने पे गया हुआ था, वज़ीर आज़म का खाना था जो टर्किश प्रेसिडेंट के लिए, जी। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया हुआ था, और वो जो गुफ्तगू का आपने जिक्र किया जो आर्मी चीफ के साथ हुई थी प्रेस वालों की, तो आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एट दैट टाइम। अच्छा। तो उसके अंदर जिस टेबल में मैं बैठा हुआ था, उनके डिफेंस रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे हुए थे वहाँ, एंड एवरीबडी वाज वेरी कीन। और उनका ये कहना था कि यार MOU तो हमने 2018 में भी आके साइन किए थे, 2021 में भी आके साइन किए थे, नाउ वी शुड मूव अहेड ऑफ MOUs। तो फिर उन्होंने मतलब ये बातें वो कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो कीन है। इसी तरह सऊदी अरेबिया वाले जो आए थे यहाँ पर, बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, बड़ी बातें हुई थी, बड़े MOUs साइन हुए थे, और बहुत लोगों ने ये यहाँ इन्वेस्ट करने का कहा था। वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फॉर एग्जांपल अरामको इज़ कमिंग इनटू पेट्रोलियम, इस तरह अलबैक कंपनी वहाँ की आ रही है यहाँ, चिकन जो है वहाँ के बड़े मशहूर, और इस तरह दीगर लोग भी आ रहे हैं। लेकिन यू हैव टू पेव द वे फॉर इट, यू हैव टू, देखिए ना, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको पूरी कौम को एक पेज पे होना पड़ेगा। वो ये है लॉ एंड ऑर्डर, नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, फैसिलिटेट दी फॉरेन इन्वेस्टर। तो इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप टोटल प्रोटेक्शन और ज़ीरो टॉलरेंस। अब इसके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बीच में हर्डल बन रही है तो दे शुड बी टेकन टू टास्क। आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट, बिकॉज ये पाकिस्तान की बात है, ये कोई एजाजुल हक की या इमरान खान की या नवाज शरीफ की बात नहीं है, ना ही ये किसी एस्टेब्लिशमेंट की बात है, ये पाकिस्तान की बात है। यहाँ पे दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज, और अगर इसमें कोई सूबा या कोई पार्टी अगर गड़बड़ कर रही है, नहीं जी हमने नहीं बैठना, तो फिर उनको बिठाया जाए जिस तरीके से भी बिठाया जाते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं कि देखें, आप बड़ी ये बात मैं इंट्रो में भी कर रहा था, एंड आई वाज लाइक स्ट्रेसिंग ऑन दिस थिंग कि MOUs तो साइन हो जाते हैं, और MOUs बेतहाशा पड़े हुए MOUs यहाँ पे, और अनगिनत MOUs यहाँ पे पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ पड़े हुए हैं, लेकिन एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। इस अगर मैं बात करूँ टर्किश प्राइम मिनिस्टर के आने पे, तो यहाँ पे जनाब एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। तो इसी को मैं पहले भी जोर दे रहा था, इसी पे मैं जिक्र कर रहा था कि एग्रीमेंट्स को हम शेप अप करने के लिए मेरे ख्याल में कोशिश करें, क्योंकि एग्रीमेंट्स होंगे तो फिर वो उसके समरात सामने आना शुरू होंगे। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट SIFC, ठीक है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो आप साथ साथ ये भी कंसर्न रेज कर रहे हैं कि अभी भी उनको SIFC के होते हुए भी 32 उन्हें NOCs लेने पड़ते हैं, या फॉर दैट मैटर एक एग्जांपल दे रहे हैं आप कि देयर इज लंबी एक चेक लिस्ट है जिस पे जनाब NOCs लेने पड़ते हैं, विच इज़ लाइक उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, उसमें बड़ा इश्यूज हैं उसमें। एक तो ये इशू है जो कि आपको भी इन्वेस्टर्स ने डिनर पे मेरे ख्याल में उसके बारे में शेयर भी किया। सेकेंडली, क्या इन्वेस्टर अपना पैसा जो है, जो इन्वेस्टर बाहर से आएगा, वो अपना पैसा जो है, प्रॉफिट जो है, चले इस तरह कर लेते हैं बात, प्रॉफिट जो है वो बाहर लेके जाने में उसमें कोई कदगन तो नहीं होगी? SIFC एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द ग्रीन पाकिस्तान, ये जो एग्रीकल्चर में कर रहे हैं दूसरों में, कि यहाँ पर सारे सूबों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आए, दिस शुड बी वन विंडो वेयर ही शुड गो, ठीक, लेट देम डू द रेस्ट ऑफ द टास्क। यू नो, अगर मैं एज ए फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा हूँ तो मैं एक बंदे को जाके हाथ मिलाऊँ, यार कि ये मैं करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पैसे हैं, मुझे बताओ क्या करना है, वो फिर आपके लिए सारा होमवर्क करके ठीक आपको दें। इजाज़ साहब, देयर इज अ कंपल्शन, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर, एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ जी। वेलकम बैक जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंडर पे जाना चाहूँगा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। देखें, अभी कोई आपको कोई ऐसे हालात नज़र आते हैं कि ये जो आप कभी कभी देखते हैं जो अनरेस्ट होती है, चाहे अपर हाउस में चाहे लोअर हाउस में, PTI की तरफ से,
या ओपोनेंट्स की तरफ से, गवर्नमेंट के जो ओपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से। सो ये इनको इनके साथ कुछ चीज़ें सेटल होते हुए, या फॉर दैट मैटर इमरान खान के साथ कुछ चीज़ें सेटल होते हुए हुकूमत की को नज़र आती हैं आपको इन द डेज़ टू कम? क्योंकि बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ पे, और बहुत यहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आते हैं कि जी हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, तो वो कहते हैं जी ये सीरियस नहीं है, वो सीरियस नहीं। सो इस तरह की टॉस की जाती हैं चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट। सो कोई ऐसी नज़र आती है सूरत आपको कि कोई यहाँ पे कोई काम हो जाए सिचुएशन या नहीं? देखिए राणा साहब, जो असेंबली के अंदर जो खप डलती है 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, उसके बाद वॉकआउट हो जाता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है, और फिर वो आगे कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, जो कि हुकूमत कई दफ़ा कोरम पूरा नहीं कर सकती, ये हुकूमत का काम है, या वुज़रा वहाँ पे नहीं होते। ये एक नॉर्मल डेमोक्रेसी के अंदर इस जस्ट अनदर थिंग विच ये नहीं कह सकते कि ये जी बड़ा जी ठीक कोई है, इनकलाब आ जाएगा इसको, इससे, या इसको कोई तो एक हुकूमत मिनट के लिए साइड पे कर नुकसान। देना, इसको तो साइड पे कर दें, इस चीज़ को ये साइड पे कर दें आप। अगली बात पे आए जी। कि अगली बात जो आपने की है उस पर मैं ये कहूँगा कि आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू, मतलब लेट मी पुट इट ब्लंटली, हाँ यू कैंट बी अब्यूजिव एंड फ्रेंडली एट द सेम टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक बुरा भला भी नहीं कह सकते और फिर आप कहें जी मेरे से हाथ भी मिलाओ। हाँ। आप अगर बैठे भी और आप गाली भी दें, तो आई डोंट थिंक कि आज के एज में, मतलब इन टुडेज टाइम, आज के दिन, मतलब इन दिनों में आप ये कर सकते हैं कि जी आप अगले को चपेट भी मारें और एक तरफ से मुंह भी चूमना चाहें। तो यू हैव टू डिसाइड, इनको डिसाइड करना होगा। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि द पर्सन हु मैटर्स हैज़ टू डिसाइड। द मोमेंट ही डिसाइड्स कि जी हाँ अब वक्त आ गया है, हमने बातचीत करनी है, हमने आगे चलना है मुल्क की बेहतरी के लिए। और इस पे ये नहीं है कि आपका कद काट कम हो जाएगा, मेरा ख्याल है आपका कद काट मेरे नज़दीक और बढ़ेगा जब आप एक जेस्चर देंगे फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द कंट्री, एंड यू से कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। इनको दफ़ा करें जो है, हम इनसे नहीं करते। ये जेस्चर किसको शो करना पड़ेगा फिर मैं इजाज़ साहब? देखें, जिनके साथ बातचीत करनी है हुकूमत से कह लें। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इज द सेम थिंग टुडे। देयर इज नो मार्शल लॉ इन द कंट्री एज इट इज, सो इट इज द गवर्नमेंट। व्हेन यू आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट इज टॉकिंग टू यू, जब हुकूमत आपसे बात कर रही है, इसका मतलब है कि सारे अदारे आपके साथ मुत्तफिक हैं उस बातचीत के अंदर, जिस तरह के पहले शुरू हुई थी और इन्होंने 4-5 दिन पहले ख़त्म कर दी। तो ये सोचना पड़ेगा। और मैं ये एग्ज़ाम्पल बार बार देता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि 1999 से ही हैड अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि खान साहब का मैंने भी आपको शुरू में बताया कि कौन कौन सा वक्त था जब 23 में लॉन्ग मार्च हो रहा था या 24 अक्टूबर का हो रहा था इस साल वगैरह वगैरह, तो बातचीत हो रही थी। उनको भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, लेकिन उनको भी उस वक्त गुस्सा नहीं, मैंने नहीं बात करनी, ठीक है जी कर लो जो करना है, क्योंकि ही वॉज अपसेट कि जी हथकड़ी लगाई जा रही है, छोटे जहाज में बिठाया जा रहा है, लांडी में लेके जा रहे हैं केसेस के लिए, फिर वापस ला रहे हैं छोटे जहाज़ों में। सेसना में उन्होंने जिक्र भी किया इसका कहीं अपने किसी इंटरव्यू में भी। तो जब उन्होंने फैसला किया कि नहीं अब वक्त आ गया है और घोड़े दौड़ा दिए, तो फिर विद इन अ मंथ ही वॉज ऑल पैक्ड एंड रेडी टू लीव। जैसे सऊदी अरेबिया ने कहा था, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि जी मियाँ साहब को अटक से निकाल के तो वज़ीर आज़म बना दें, वो उनको 8 साल के लिए बाहर ले गए थे। तो कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। तो जो कुछ करना है वो अपने मुल्क के लिए करना है, अपने मुल्क के अंदर से करना है, अपने मुल्क के अवाम के लिए करना है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपने तो चले सऊदी अरेबिया की बात की आपने, तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए तो कोई ना कोई गारंटर था, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस पीटीआई की बात की जाए, इमरान खान साहब की बात की जाए, तो इमरान खान की बात की जाए, तो आपके ख्याल में यहाँ पे कोई गारंटर हो सकता है? ट्रम्प की आपने बात की कि ही कैन पुट हिज फुट डाउन, बट देन अगेन यू कैन आर्गू विद हिम, बट विल वी be in a position to like argue with him, क्योंकि we are dependent on donors and donor agencies and lending agencies as well, और उनके strings कहाँ से ऑपरेट होते हैं वो सबको पता है। सो हम क्या कर सकेंगे प्रेशर वो अगर आता है
अभी तक तो एज सच कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई प्रेशर आएगा। ये जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनका पॉलिटिकली वहाँ इन्फ्लुएंस होता है, वो ये सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन्स को डोनेशंस देते हैं। उन डोनेशंस के बाद जी हाँ, जी हाँ, जी मेरे सामने ये बहुत दफ़ा हुआ है जी हाँ। कि वो आप कोई उनसे बयान दिलवा दें, मतलब आप लिख के दे दें, वो उसको ट्विटर पर डाल देगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी लेकिन जी, आई नो पाकिस्तान हाउ के अमेरिकन स्टेक्स आर टू हाई। जी देखिए ना, पाकिस्तान एज ए कंट्री द स्टेक्स आर टू हाई। पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल सिचुएशन, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा सूरत हाल में जो 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 यहाँ गिरद नवा में सिक्योरिटी के हालात हैं, उसमें जो हमारी पोजीशन है, उसमें कोई ये नहीं करेगा कि आकर आपको कुछ डिक्टेट करे। हाँ, आपसे बातचीत हो सकती है, आपसे गुफ्तगू हो सकती है, आपको आपकी बात सुनी जा सकती है। तो ये नहीं होगा जो ये समझ रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी जल्दी अपना मसला हल कर लेंगे। रीजन में थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आऊँगा। एक क्वेश्चन आपको मैं आई जस्ट वांट टू टॉस इट टू यू। रीजन में एक यहाँ पे जो इस वक्त हेजमनी कायम करने की कोशिश की जा रही है, और वो है इंडिया को इक्विप करना, मिलिटरीली इक्विप करना, और उसके अलावा जिस तरीके से भी इंडिया को पैम्पर किया जा सकता है, इंडिया को फाइनेंशियली हेल्प आउट किया जा सकता है, या इंडिया को जिस तरीके से भी इक्वल टू द लेवल ऑफ लाइक चाइना लाया जा सकता है, कोशिश की जा रही है। और अभी रिसेंटली अमेरिका में विजिट जो है मूडी का, वो भी उसमें से 10 चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, पीपल हैव रेड इट एंड दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। बट देन अगेन रीजन में असर्ट करने के लिए इंडिया पे फोकस किया जा रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हमें एज सच वो अटेंशन कही जाए, आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट वर्ड और नो, बट देन अगेन आई विल यूज इट, हमें वो अटेंशन जो है वो एज सच नहीं मिल रही। उसको वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वी शुड लाइक गेट ओवर विद दिस थिंग। देखिए, एक बात तो मैं चले वैसे ही कर देता हूँ कि पाकिस्तान को कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी जगह पे बनाया है कि जहाँ इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है, चाहे वो अफगान वॉर में पड़ी या उसके बाद 9/11 के बाद पड़ी या फिर आइंदा पड़ेगी। हाँ, मैं लोकेशन के भी अलावा और हालात जो गिरद नवा के हैं। अच्छा। लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारा ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल एंड वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव, क्योंकि अब जो हालात डेवलप होने के लिए जा रहे हैं ना, ये इज़राइल और गाज़ा के मामलात सेटल होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर इज़राइल उसके बाद ईरान पे कोई हमला करने की कोशिश करता है, तो इसमें ये पूरा ख़ित्ता जो है ना, ख़ास तौर पे छोटे ममालिक जो हैं GCC के, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड UAE एंड बहरीन एंड कुवैत एंड अदर कंट्रीज़, ये बड़े वनरेबल हैं सारे। तो इसमें हमें एक रीजनल एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है, एक जिसके ज़रिए हम ये असर्ट कर सकें अपने आप को। ये नहीं कि हम प्रोएक्टिव ना हो और हम फॉलो करते रहें अगलों को, अगले देखें जी अब इसको मारना है, अब इसको मारना है, अब इसको मारना है, क्योंकि हर मुल्क का अपना अपना एक वेट है। वी अंडरस्टैंड जी, सारे मुल्क, हर मुल्क जो है, आप कह रहे हैं रीजनल हार्मनी होनी चाहिए, रीजन के जो ममालिक हैं उनको आपस में they should have like a cordial relations, but then again do you see that happening in the days to come? देखिए, ये जब कोई ना कोई, खुदा ना करे, मैं कहता हूँ कि अगर कहीं कोई इस किस्म का इवेंट आ गया जिसमें कि कोई रिटेलिएशन में कोई ऐसा हुआ कि कोई छोटे जगहें जो हैं वो टारगेट हो गई, तो मैंने कहा वह बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को अमेरिका से भी ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए, और हमें अपने आप को मिडल ईस्ट में चाइना के साथ, रशिया के साथ अपने आप को एक अच्छे ताल्लुकात जो है वो बिल्ड करने चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें पहले इंटरनल हार्मनी और अपने आप को मजबूत करके, जब हम अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो जाएंगे तो फिर हम अगले के साथ डट कर बात भी कर सकेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमें बड़े फूंक के कदम रखने हैं और आगे चलना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टू मी इजाज़ुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके लिए हमें अपना घर जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। अपना घर हमारा ठीक हो जाए और हम अब इकनॉमिकली वायबल हो जाए, इकनॉमिकली वायबल हो जाए। और ये मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ पहले भी, और दोबारा यहाँ पे जाते जाते जिक्र करना चाहूँगा कि एक सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक दफ़ा जिक्र किया, बल्कि ख़त लिखा पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ को कि जनाब आप इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और आपके जो इश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर विद योर नेबरिंग कंट्री इंडिया, वो आपकी झोली में खुद ब खुद आके गिर जाएगा। और ये ख़त है, ये ख़त लिखा था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने मुशर्रफ को, और उन्होंने कहा था इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और इसी किस्म के ख्यालात का इजहार प्रेसिडेंट थे चाइना के, उन्होंने भी किया था। उन्होंने कहा था कि आप इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, तो आपके सारे इश्यूज़ जो हैं एक एक करके सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे या अपने आप को वायबल नहीं बनाएंगे तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाज़िर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।